हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारी पिछली वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध व बक्सर के युद्ध के कारणों व परिणामों के बारे में जाना। अब आगे हम भारत में कंपनी के शासन के विकास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी शासन का भारत में विकास। अंग्रेजी सरकार ने एक नियामक कानून पारित किया ईस्वी संवत 1773 में। यहाँ नियामक का अर्थ मुख्य या आधारभूत हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने ईस्वी संवत 1773 में एक कानून बनाया। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया और उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को रखा गया। सन 1773 में इस कानून के बनने के पूर्व बंगाल के गवर्नर के पास इतनी शक्ति व अधिकार नहीं थे कि वह कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक हितों को पूरा कर सकें। मगर इस कानून के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसकी पद व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होने से कंपनी के हित के व्यापारिक व राजनीतिक फैसले लेना अब गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कृपया इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। वह उसके समय में कंपनी के मराठाओं के साथ प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ युद्ध हुए थे। इन दोनों ही सत्ताओं के साथ एक साथ सामना होने के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाइयाँ बढ़ गई। इन कठिनाइयों से निजात पाने या छुटकारा पाने के लिए वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। कॉर्नवालिस के समय में कंपनी का मैसूर के बाग या टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। यहाँ देखिए, यह दी गई तस्वीर में टीपू सुल्तान है, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर या के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान एक बहुत ही पावरफुल शासक था। टीपू को हराने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मराठाओं व निजाम की सहायता ली। वह तीनों की सम्मिलित सेना, अब यहाँ पे तीनों की सम्मिलित सेना में कौन कौन है? एक तो कंपनी के अधिकारी प्लस मराठा व निजाम, इन तीनों की सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान हार गया। वह उसे अंग्रेज़ों से संधि स्वीकार करनी पड़ी। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना, लेकिन उसके द्वारा अपनाई गई कुछ कठोर नीतियों व उसके क्रूर स्वभाव के कारण एक तरफ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा कम होने लगी व दूसरी तरफ मराठाओं का प्रभाव बढ़ा व वे अंग्रेज़ों से भी शक्तिशाली बन गए। अंग्रेज व कंपनी के अधिकारी भयभीत हो गए व उन्हें यह डर लगने लगा कि कहीं मराठा उनकी राज्य विस्तार की नीति में बाधा न बन जाए एवं उनसे उनका राज्य न छीन जाए। इससे जॉन शोर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यह देखिए, ये लॉर्ड वेलेस्ली है जो कि जॉन शोर के बाद भारत में आए व ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें कंपनी को सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व दिया।
लेकिन वेलेस्ली ने इसके लिए एक सहायक संधि योजना लागू की। यहाँ दिए गए येलो बॉक्स में सहायक संधि योजना की शर्तें व इसे स्वीकार करने वाले राज्यों के नाम दिए गए हैं। आप सभी इस सहायक संधि योजना की शर्तों व इन्हें स्वीकार करने वाले राज्यों के नाम अपनी नोटबुक में लिख लें। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इन सभी राज्यों को इस दिए गए मेमोरी कोड MS भांग से याद रख सकते हैं। यहाँ M से मैसूर, S से सिंधिया, B से भोंसले, H से होलकर, A से अवध, N से निजाम व G से गायकवाड़ राज्य दर्शाए गए हैं। आप इस मेमोरी कोड को भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस मेमोरी कोड के द्वारा आप इन राज्यों के नाम आसानी से याद रख पाएंगे। यह योजना एक मीठे जहर के समान थी, क्योंकि इस योजना को लागू करके वेलेस्ली बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था। जैसे कि हम पहले दिए गए मेमोरी कोड MS भांग में उन सभी प्रदेशों के बारे में जान चुके हैं। जब गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी इस सहायक संधि योजना को स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन जब टीपू सुल्तान ने इस संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने निजाम के साथ मिलकर सन 1799 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया व मैसूर के इस चतुर्थ युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। इसे भी आप अंडरलाइन कर दें कि टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में सन 1799 के अंदर मारा गया था। वेलेस्ली के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग आया। उसने मराठाओं के साथ युद्ध करके नेपाल के गुरखाओं को अपनी सेना में शामिल किया। पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अपने अंकुश में लिया। वह तीसरे मराठा युद्ध के साथ भारत में कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग पहले वर्णित वॉरेन हेस्टिंग से अलग हैं। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था व लॉर्ड हेस्टिंग ने भारत में कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की थी। इसके पश्चात भारत में विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया, जिसे उदार गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने इससे पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा साम्राज्यवाद की नीति के लिए जो कठोर कदम उठाए गए थे, उनसे भारतीय राज्यों में एकता स्थापित न हो जाए, इसके लिए कई उदारतापूर्ण काम भी किए। विलियम बेंटिंग के पश्चात सन 1448 में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आया। वह एक उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला व्यक्ति था। वह अपने साम्राज्यवाद व कंपनी के राज्य विस्तार के लिए उसने जीत, जब्ती व हड़प नीति अपनाई। यहाँ दिए गए इस इमेज में लॉर्ड डलहौजी भारत में साम्राज्यवाद के लिए कई तरह की नीतियाँ अपनाई व इसके द्वारा कई प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी एक सुधारवादी व्यक्ति भी था। इसके लिए उसने भारत में सर्वप्रथम सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक प्रथम रेलवे लाइन बनाई व इसी के साथ भारत इंग्लैंड तार व्यवहार, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना एवं अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की। विधवा पुनर्विवाह व बाल विवाह प्रतिबंधक कानून भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पारित किए गए थे। इस तरह 1757 में प्लासी के युद्ध से शुरू करके लगभग 100 वर्षों के समय में कंपनी की सत्ता व साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई
लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो देशी राज्यों में असंतोष की भावना पनपी, इसी के परिणाम स्वरूप सन 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस तरह यह टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। वह अब इस लेसन की अंतिम वीडियो में हम कंपनी शासन का भारत में आर्थिक व सामाजिक प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।